अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चौपाल में आपको खुश आमदीद कहूँगा। चौपाल में आज बात करेंगे सूरज ग्रहण के हवाले से और सूरज ग्रहण से जुड़े जो साइंसी तसव्वुरात और उनमें अब तक इसी हवाले से क्या दरपेश पेशरफ्तें हुई हैं और साथ साथ में जो तोहमात भी हमारे यहाँ पूरे बर्र-ए-सग़ीर में, पूरे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, हर जगह सूरज ग्रहण को लेकर, चाँद ग्रहण को लेकर मुख्तलिफ़ किस्म के तोहमात फैले हुए हैं। तो इन तोहमात पर भी नज़र डालेंगे, लेकिन कुछ इसी सफ़र में ही कि ये सूरज ग्रहण कैसे होता है। आज पाकिस्तान में ये लगा एक बड़ा दिलचस्प नज़ारा होता है। ये यकीन माने साइंसदानों के लिए, फ़ल्कियात दानों के लिए, तबैयात दानों के लिए, मैथमेटिशियंस के लिए, इन सब के लिए ये बड़ा एक नज़ारा होता है। इंतज़ार किया जा रहा होता है इस तरह के किसी भी इवेंट का। और मुकम्मल एक तरह से जो सूरज ग्रहण है वो तो दुनिया के कई इलाकों में कभी देखा ही नहीं जा सकता। और जिस तरह आज हमने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा ये सूरज ग्रहण था, मुख्तलिफ़ इलाकों में पाकिस्तान के भी बहुत वाज़ेह देखा गया और कुछ इलाकों में कम। क्योंकि जो तरीका होता है सूरज ग्रहण जिस तरह से होता है, मैं इस पर बात करूँगा, क्योंकि हम सब अब इसको एक फ़ैक्ट की तरह जानते हैं। दुनिया भर में अब जो थ्योरीज़ इस हवाले से होने के बाद, तजुर्बात से लेके खलाई स्टेशन जो काम कर रहे हैं कि ज़मीन, सूरज, चाँद, ये सब अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। मैं आगे आऊँगा कि मदार से क्या मुराद है, क्योंकि इस तस्वुर में भी अब बहुत तब्दीली आई है। लेकिन अगर ये घूम रहे हैं एक दूसरे के गिर्द, तो जब चाँद सूरज और ज़मीन के बीच में आता है तो फिर सूरज से आने वाली रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंचती है और जो उसकी रुकावट बनती है हमें वो नज़र नहीं आता सूरज का हिस्सा। समटाइम्स चाँद पूरा ढांप लेता है, बाज़ हिस्सों पे ऐसा रुख पड़ता है तो हमें फिर पूरा सूरज ग्रहण नज़र आता है। और ये चूँकि मदारों में घूम रहे हैं और इस घूमने की वजह से हम देखते हैं कि ये एक दूसरों के रास्ते में आते हैं। लेकिन इससे पहले बड़ा दुनिया भर की कौमें, और अब तक भी हम देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की बात करें या अपने मुल्क पाकिस्तान में भी बात करेंगे, इससे बेशुमार तोहमात जुड़े हुए हैं। तो पहले तो हम इस पर बात करेंगे कि ये जो सूरज ग्रहण आज था ये कितना, एक तरह से इसकी वजूहात क्या होती है। क्योंकि हम ये जानते हैं अब कि सूरज भी मूव कर रहा है और सूरज भी अपने एक्सेस पे भी मूव कर रहा है और फिर ज़मीन सूरज की गिर्द अपना एक चक्कर जो है पूरा 365 दिनों में मुकम्मल करती है। और इसी से ही मौसमों की तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। ज़मीन के साथ एक और चीज़ चाँद भी लगा हुआ है, वो चाँद भी ज़मीन के साथ गर्दिश कर रहा है और वो भी फिर जब जहाँ ज़मीन जा रही होती है चाँद भी उसके साथ मूव कर रहा होता है। और चाँद अपना एक चक्कर जो है वो तकरीबन 29 दिनों में पूरा करता है। ज़मीन के गिर्द घूमने वाला ज़मीन 365 दिनों में पूरा करती है चाँद के गिर्द घूमने वाली। और इस चक्कर में ये जो चाँद जब बीच में आता है सूरज से और ये जो रोशनी पीछे ज़मीन तक आने में रुक जाती है, इसको हम सूरज ग्रहण कहते हैं। और जब चाँद इधर हो और सूरज के रास्ते में ज़मीन आ जाए, चाँद तक उसकी रोशनी सूरज की पहुंच ना सके, तो फिर हम उसको चाँद ग्रहण कहते हैं। और ये इसकी साइंसी तौज़ीह है। लेकिन एक चीज़ जिसका मैंने भी जिक्र किया आपसे कि अब ये चीज़ें बहुत आगे बढ़ी हैं और इस पर कई सवाल उठते हैं। पहले भी लोग देखते थे, गौर करते थे, सोचते थे कि आखिर ये चाँद ज़मीन के गिर्द क्यों घूम रहा है, ये ज़मीन सूरज के गिर्द क्यों घूम रही है, ये चक्कर क्या है, और घूम रहे हैं तो कैसे घूम रहे हैं, क्या कोई रस्सी बंधी हुई है, कोई डोरी बंधी हुई है, आखिर क्या चीज़ है। इस पर बड़ा गौर व फिक्र चलता रहा और एक वक्त तक इंसान यही तसव्वुर करते रहे कि ज़मीन तो अपनी जगह बिल्कुल रुकी हुई है इस कायनात के अंदर और सारे जो चीज़ें हैं इसके गिर्द घूम रही हैं। और ये ऑब्वियस था, हम देखते थे सूरज निकल रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ जाके डूब रहा है, चाँद निकल रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ जाके डूब रहा है। हमने कहा ठीक है, इंसानों ने भी यही समझा, ठीक है। और जब बाद में गैलीलियो से लेकर कोपरनिकस और जैसे दूसरे कई बड़े साइंसदानों ने इस मामले को आगे बढ़ाया और न्यूटन तक पहुंचकर कम से कम ये बात तय हो गई कि जनाब ये जो हैं अजराम फ़ल्की जिनको हम कह लें, ये जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ज़मीन, सूरज, सितारे, ये सब आगे सितारों की बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस निज़ाम शमसी की हम बात करें, अपने सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इसमें जो मौजूद सैयारे हैं, जिसमें ज़मीन हमारा एक सैयारा है जो कि सूरज से तीसरे नंबर के ऊपर है। पहले नंबर पर जैसे मरकरी है, वो भी सूरज के गिर्द घूम रहा है, ज़मीन भी सूरज के गिर्द अपने चक्कर मुकम्मल कर रही है। और ज़मीन दूसरी हरकत अपनी लट्टू की तरह भी करती है और ये लट्टू की तरह घूमते हुए सूरज के गिर्द घूम रही है। ऐसा नहीं है कि ये हरकत रुक जाती है, लट्टू की तरह इस घूमने की हरकत से दिन और रात होते हैं। और जो एक चक्कर ज़मीन जो है वो जितने घंटों में मुकम्मल करती है उसको हम एक दिन कहते हैं और हम उसको 24 घंटों में डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से ज़मीन की ये हरकत जारी रहती है। चाँद अपने एक्सेस पे इतना तेज़ नहीं घूमता, ये जहन में रख के, चाँद अपने एक्सेस पे तकरीबन उसी रफ्तार से घूमता है जितनी रफ्तार से हमारे गिर्द ज़मीन के गिर्द पूरा चक्कर घूमता है। लिहाजा यही वजह है कि अमूमी तौर पर हमें चाँद का वही हिस्सा नज़र आता है जो हर वक्त नज़र आता है, क्योंकि वो जितना जितना उसने घूमना है वो उतना ही अपने चक्कर मुकम्मल भी कर रहा है। तो चाँद का जो रुख हम देखते रहते हैं वो एक ही होता है अमूमन। चाँद और ज़मीन का जो एक तरह से अगर हम बात करें छल्ला बनता है घूमने वाला, तो वो कुछ इस तरह एक ही नहीं बनता कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द और ज़मीन वाली ही प्लेट के ऊपर, सतह के ऊपर चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। चाँद थोड़े से एंगल के साथ घूमता है,
यानी कि ज़मीन अगर इस तरह घूमती है तो चाँद थोड़ा सा अपना एक एंगल रखते हुए घूमता है, और इसी वजह से हमें वो साल में 2 दफ़ा इस तरह के इक्लिप्स मिलते हैं। वरना तो हमें हर दफ़ा ये होता है कि चाँद बीच में आगे खड़ा हो जाता, फिर खड़ा हो जाता बीच में, और हर 2 दफ़ा हमें चाँद ग्रहण मिलते, लेकिन ऐसा नहीं होता हमें। तो बहरहाल सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण जो लगने की वजूहात के अंदर अगर गौर किया जाए तो वो तो ये है कि ये दूसरे के बीच में आ जाते हैं, और बीच में आने की वजह से रोशनी को रोक देते हैं। लेकिन ये सवाल कि ये घूमते क्यों हैं, एक दूसरे के गिर्द गर्दिश क्यों कर रहे हैं, आखिर कौन सी ताकत है जो इनको जोड़े हुए है, तो इसमें फिर न्यूटन ने ये तसव्वुर दिया कि ये जितने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं कायनात के अंदर, या हर 2 जिस्म, कोई भी मादे से बने हुए 2 अजसाम अगर हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये न्यूटन ने तसव्वुर दिया था, और न्यूटन के इस तसव्वुर के अंदर हमने देखा कि उसने कहा कि चूंकि सूरज एक बहुत बड़ा जिस्म है, या अपनी मिसाल अगर हम करें, उसने सेब को गिरते हुए देखा, ये आप सब बचपन से ये तजुर्बात पढ़ते आ रहे हैं। उसने देखा कि सेब अगर नीचे गिर रहा है तो वो नीचे क्यों गिर रहा है, उससे उसने नतीजा गस किया कि क्या पता ज़मीन से कोई ताकत ऐसी है जो उस सेब को गिरने पर मजबूर करती है। फिर उसने कहा कि क्या ये चाँद जो हमें नज़र आ रहा है घूमता हुआ, ये भी घूम रहा है या कहीं ये गिर रहा है, और ये गिरे जा रहा है, कहीं गिरे जा रहा है, और कोई इसको गिरने पे मजबूर कर रहा है, कोई इसको खींच रहा है। उससे उसने ये नतीजा निकाला कि चाँद भी जो है वो ज़मीन के गिर्द एक कशिश की कुव्वत है, जिसको फिर ग्रेविटी का नाम दिया, जिसको हम सब मैथ्स की, फ़िज़िक्स के हम जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं। तो ग्रेविटी हम मानते हैं आज के हर 2 जिस्म जो कायनात में मौजूद हैं, मैटर से बने हुए हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जितने बड़े ये ऑब्जेक्ट्स होंगे उतनी ज़्यादा उनके अंदर कशिश की कुव्वत होगी। हाँ, जितना फासला ज़्यादा होगा कशिश की वो कुव्वत उतनी ही कम होती चली जाएगी उनके दरमियान। और ये इसका एक फार्मूला है न्यूटन का, जो हम जानते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी के हवाले से, कि F=G(m1m2)/r²। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और साथ साथ ज़मीन भी हमें जो खींचती है, न्यूटन ने कहा कि हमें जो ज़मीन खींचती है वो भी ग्रेविटी ही की कुव्वत है। और ये हम जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ें ऊपर से नीचे ज़मीन से गिरती हैं तो उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, उनकी स्पीड हर लम्हे बदल रही होती है, और स्पीड हर लम्हे बदलने का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर कोई कुव्वत है जो लगे जा रही है, और ज़मीन उनको अपनी तरफ खींचे जा रही है, और हर लम्हे वो कुव्वत बढ़ रही है, और उनमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, एक्सेलरेशन यानी उनकी जो स्पीड में चेंज आ रहा है पर सेकंड, वो 9.8 आ रहा है। और उसकी वजह से एक ग्रेविटेशनल पुल है, एक ज़मीन की तरफ से कशिश है जो तमाम चीज़ों को ज़मीन की तरफ खींचती है, और हम सब ज़मीन के ऊपर बैठे रहते हैं, या यूँ कहें आप कि लटके रहते हैं। क्योंकि अगर हम तसव्वुर करें, हम देखें कि अगर ज़मीन गोल है तो गोल ज़मीन के साथ अगर कोई यहाँ पर है तो वो तो ऊपर अपने आप को कह सकता है कि मैं ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो यहाँ पर मौजूद शख्स होगा वो अगर ये कहे कि मैं नीचे लटका हुआ हूँ, नीचे कायनात के अंदर लटका हुआ हूँ, या जो मैं ऊपर देख रहा हूँ ये मैं ऊपर नहीं देख रहा हूँ, ये मैं नीचे देख रहा हूँ दर हकीकत, तो उसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। और अब ये चीज़ें इतनी प्रूवन फैक्ट्स हो चुकी हैं, सैटेलाइट्स के ज़रिए दुनिया के नज़ारे किए जा रहे हैं। आप जाएँ, इतनी अच्छी अच्छी आपको फुटेजेस यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी। मेरे पीछे फैला हुआ ये जो आसमान है, ये इतनी एक बेकरां कायनात है कि इसमें आप घूमते चले जाएं, घूमते चले जाएं, घूमते चले जाएं, तो इसका कोई किनारा नहीं है। आप ये समझें कि जितने समंदर के अंदर, सारी दुनिया की रेत के अंदर ज़र्रात नहीं हैं, उससे ज़्यादा स्टार्स इस कायनात के अंदर मौजूद हैं। इस तमाम कायनात के अंदर तमाम समंदर के, खुश्की के, रेत के ज़र्रात से ज़्यादा सितारे मौजूद हैं। और आप ये सोचें कि एक एक सितारा इतना बड़ा होता है। सूरज हमारा जो है वो एक सितारा है, और ये सूरज हमारे कई हज़ार ज़मीनों के बराबर है। इससे बड़े बड़े कई सितारे मौजूद हैं, और वो स्पेस के अंदर घूमे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आप तसव्वुर करें ज़रा एक खला का, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा, और वीडियोज़ आप कोई देखें तो आप हैरान होंगे खुदा की इस कुदरत के ऊपर कि हमारे पीछे नज़र आने वाले ये जो सितारे हैं ये हमसे अरबों खरबों मील फासले पर हैं। ये हमसे इतनी दूर हैं कि अगर हम लाइट की रफ्तार से चलते हैं तो हमें अरबों साल लग जाते हैं। अब आप सोचें ज़रा कि लाइट जो है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में लाइट को 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं, और ये जो सितारा कोई मेरे पीछे अभी आपको कभी नज़र आएगा इस वीडियो के अंदर, उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में हो सकता है कि लाखों साल लगें, और इस लाइट लाखों साल तक उस सितारे से निकल कर पहुँच रही है, आज हम तक पहुँच रही है। जिस तरह से सूरज की रोशनी तो होता ही है, सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण, लेकिन
ग्रेविटी, ये जो कुव्वत कशिश है, न्यूटन ने जो जवाब दिया, एक उसने तस्वुर किया एक फोर्स का, फार्मूला भी उसने दिया, उस फार्मूले के तहत उसने ये कैलकुलेशंस भी अच्छी कर ली, दो बड़े बड़े अजसाम से लेकर छोटे अजसाम के दरमियान उसने कुव्वत कशिश भी बता दी। लेकिन सवाल फिर भी यही रहा कि ये ग्रेविटी क्या है, आखिर ये कुव्वत कशिश क्या है, ये कैसे जनरेट होती है और क्यों बड़े ऑब्जेक्ट क्यों कशिश कर रहे हैं, बगैर एक फासले से ये कैसे अमल कर रही है, कोई रस्सी नहीं है, कोई डोरी नहीं है, तो ये चीज़ आखिर कैसे अमल करती है। और हज़ारों लाखों किलोमीटर का ये फासला भी ग्रेविटी के लिए कोई अहमियत नहीं रखता, और ग्रेविटी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स भी नहीं है, ये भी अपने जहन में रखें। ग्रेविटी की कुव्वत, ज़मीन की जो कशिश की कुव्वत है, ये बहुत बहुत कमज़ोर है। मसलन ये कितनी कमज़ोर है, एक मकनातीस छोटा से ले लें आप, और उस छोटे से मकनातीस के अंदर आप एक सुई लटका दें, आप देखेंगे कि मकनातीस उस सुई को गिरने नहीं देगा। आप कहेंगे जी ये कौन सी बात हो गई, भाई ये देखें आप, ज़मीन खींच रही है उस सुई को अपनी तरफ, लेकिन मकनातीस उसे खींच रहा है, तो मकनातीस का छोटा सा भी टुकड़ा उस सुई को अपनी तरफ नहीं खींचने दे रहा। कहाँ इतनी बड़ी ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन, और कहाँ इतना सा मकनातीस का टुकड़ा। तो ग्रेविटी की जो फोर्स है वो मैग्नेटिज्म की फोर्स के मुकाबले में वीक है, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स इनके मुकाबले में बहुत 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 लाखों गुना वीक है। और फिर ये वीक फोर्स जब इतने बड़े फासले से अमल करती है, तो ये सवाल उठता था कि ये कैसे आखिर इतने बड़े बड़े जो हमारे ये देव हैकल सितारे, इनके गिर्द घूमने वाले सैयारे, ये सारे कैसे आखिर गर्दिश कर रहे हैं। ये सवाल चल रहा था। फिर एक और साइंसदान आया, सरफिरा था, वो भी उसने भी अलग अंदाज में सोचने की कोशिश की। उसको बड़ी शुरू में आवाज़ें भी सुनना पड़ी, ये कौन है, पेटेंट ऑफिस का क्लर्क, ये कौन बात कर रहा है, ये तो फिजिसिस्ट भी नहीं है भाई, ये कहाँ से आ गया, ही इज़ यंग, अभी पागल है, ये किस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन ये आइंस्टाइन था जो कि स्विट्ज़रलैंड के बर्न शहर के एक पेटेंट ऑफिस में जॉब करता था, और उस जॉब के दौरान वो फिज़िक्स के ऊपर गौर करता था, कायनाती मज़ाहिर के ऊपर गौर करता था, थॉट एक्सपेरिमेंट्स उसने इस तरह के किए। इस दौरान अपनी थ्योरीज़ ऐसे दी कि दुनिया फ़िज़िक्स के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। आइंस्टाइन की इन थ्योरीज़ ने दुनिया को देखने का नज़रिया बदल दिया हमारा, इस कायनात को, इस स्पेस को, टाइम को, रोशनी को, हर चीज़ को देखने का एक पैमाना बदला आइंस्टाइन ने। उसने जब ये थ्योरी अपनी ग्रेविटी के हवाले से दी, वही चीज़ कि ये चीज़ें क्यों घूमती हैं, और ये थोड़ा सा मुश्किल एक सफ़र होगा इस वीडियो के अंदर कि आइंस्टाइन ने ये कहा कि हम जो देखते हैं अपने इर्द गिर्द की फ़ज़ा में लाइट को हरकत करते हुए, वो फ़ज़ा ही दर हकीकत टेढ़ी है। हमारे गिर्द जो स्पेस है जिसके अंदर ये सारे सूरज, सितारे, सैयारे, ये सारी कायनात है, ये कोई फ़िक्स टाइप चीज़ नहीं है। उसने कहा ये जो स्पेस हमारे इन अजसाम के गिर्द है, मसलन जिसको हम खला कहते हैं, इसको सहन में रखें, खला, आइंस्टाइन ने कहा कि कोई चीज़ खाली चीज़ नहीं है, ये एक दर हकीकत, इसको आप समझ लो कि ये एक फैब्रिक की तरह है, और कोई चीज़ है जो प्रॉपरली एग्जिस्ट करती है, और इसके अंदर ये जो बड़े बड़े अजसाम हैं, अजसाम से मुराद सूरज है, ज़मीन है, ये बेंट मारते हैं इसको, ये कर्व कर देते हैं इसको। जैसे एक चादर को फैलाया जाए और उस चादर के अंदर एक बड़ा पत्थर रख दिया जाए, तो वो बड़ा पत्थर एक कर्व डाल देगा, एक गड़ा डाल देगा, और चादर के अंदर एक गड़ा जो है वो ये बताएगा कि इस चादर के अंदर कर्व आ गई। तो उसने कहा स्पेस को भी आप ऐसा ही तसव्वुर करो, आप सीधा तसव्वुर नहीं करो, और इसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से, सूरज की ग्रेविटी की वजह से उसके गिर्द जो स्पेस होती है वो भी बेंड हो जाती है। और चूंकि स्पेस में बॉडी फ्री फॉल की तरफ ज़्यादा अपने आप को फॉलो करती हैं, और फ्री फॉल में हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लिया जाता है। पानी को आप छोड़ दें फ्री फॉल पे, वो अपने आप को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की तरफ लेके जाएगा, ये खुद ब खुद होना है, किसी ने पानी को ये नहीं बताया, चीज़ें खुद ही फ्री फॉल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की तरफ जाती हैं। और स्पेस चूँकि कर्व है, बॉडीज़ ने अपने इर्द गिर्द की स्पेस को कर्व किया है जैसे एक चादर को, और ये चादर सिर्फ यूं ही नहीं कि यूं तनी हुई है, ये चादर यूं भी है, सूरज और सितारों के गिर्द हर तरह से स्पेस चारों तरफ एक गोल स्फेयर की तरह है जो कर्व हुई हुई है। और ज़मीन भी जब घूमती है तो उसके गिर्द की स्पेस भी कर्व होती चली जाती है, और उस कर्व स्पेस में चांद लुढ़कते रहने के ऊपर मजबूर है, या ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द जो है वो लुढ़कते रहने के लिए उसी स्पेस के अंदर जो सूरज ने कर्व पैदा कर दिया है उसके अंदर लुढ़कते रहने के ऊपर मजबूर है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी उसका वही बन रहा है। और इसीलिए लाइट को भी बेंड होना पड़ेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करने के लिए। अब आइंस्टाइन ने ये कह तो दिया 1915 के अंदर। अच्छा, अभी भी ग्रेविटी खुद क्या है, ये स्पेस जो है वो कर्व क्यों होती है, या बॉडीज़ जो हैं, अजसाम जो हैं, वो कर्व क्यों करते हैं स्पेस को, ये अभी भी मामला है। लेकिन बहरहाल आइंस्टाइन ने ये कह तो दिया कि स्पेस
कर्व हो जाती है। और आपने सुना होगा कि स्पेस टाइम की बात होती है, स्पेस टाइम की बात होती है। अब हम इस अपने इर्द गिर्द की फ़ज़ा को लेंथ, विड्थ या हाइट के अंदर ही नहीं बयान करते, इसके साथ हम टाइम भी लगाते हैं कि किस टाइम के लिहाज से हर जो सीन है, मूवमेंट है कायनात का, हर टाइम के साथ जुड़ा है। तो स्पेस और टाइम जुड़े हुए हैं, ये एक अलग तस्वुर है। थोड़ा सा इस पर फिर एक और वीडियो में तफसील से करूँगा। लेकिन स्पेस टाइम का आपने अक्सर सुना होगा, तो टाइम इसमें कहाँ से सारी सूरत हाल में आता है? क्योंकि जब आइंस्टाइन ने ये कह तो दिया कि लाइट कर्व रास्ता लेती है, और इसके ऊपर, इस कर्व रास्ता लेने के ऊपर बड़ी आवाज़ें उठी, वही आवाज़ें जो मैंने शुरू में बयान की थी कि ये तो कोई फिजिसिस्ट ही नहीं है, ये तो एक आम पेटेंट क्लर्क है, ये क्या बातें कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है। तो उसी में ही 1919 के अंदर जो एडिंगटन ने तस्वीर खींची थी सूरज ग्रहण के दौरान, जिसका मैंने आपसे कहा था कि सूरज ग्रहण किस तरह से, ये चांद ग्रहण साइंसदानों के लिए तवज्जो का मरकज़ होते हैं, तो एडिंगटन ने सूरज ग्रहण की जो तस्वीर खींची थी, उस तस्वीर के अंदर एक सितारे की रोशनी को, जो कि दूसरी तरफ जब होते हैं हम, और उसकी जो मुकाम नज़र आता है, और अब जो सूरज के पास से लाइट आई है और सूरज ग्रहण की वजह से सूरज की अपनी रोशनी चूँकि कम बढ़ गई, उसकी वजह से उस सितारे की आने वाली लाइट को हम ऑब्ज़र्व करने के काबिल हो गए। अदरवाइज़ हम जब इस जगह पर होते थे तो ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते थे सूरज की वजह से। तो हमने कहा कि यार ये जो मुकाम कर्व के होने की वजह से वो कहीं और नज़र आ रहा है, दर हकीकत वो सही जगह पर जो आइंस्टाइन की थ्योरी प्रिडिक्ट कर रही थी वहीं पर ही मौजूद है। और ये देखें, अब ये इस पर बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट्स हो आके ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो है ना स्पेस टाइम फैब्रिक, ये कॉन्सेप्ट अब हकीकत से आगे बढ़ चुके हैं। बल्कि इस पर भी और सवाल उठ रहे हैं कि ये हकीकत में ये खुद क्या चीज़ है, स्पेस टाइम खुद क्या चीज़ है। स्पेस टाइम कंटिन्यूम की बात होती है, वो मैं भी इस वीडियो के थोड़े से आखिर में आपको बयान करूँगा। ग्रेविटी अभी तक एक मम्मा किस तरह से बनी हुई है। लेकिन आइंस्टाइन की जो बात थी, हमने देखी कि उसने कहा कि ये स्पेस और टाइम, क्यों टाइम कहाँ से इसमें सारे में बीच में आया था कि टाइम भी जो है इस सारे तस्वुर में स्पेस के साथ मिलकर बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है। और जिसको बड़े ही बेहतरीन अंदाज में जॉन व्हीलर, एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने बयान किया था कि स्पेस टाइम टेल्स मैटर हाउ टू मूव एंड मैटर टेल्स स्पेस टाइम हाउ टू बेंड। यानी कि स्पेस टाइम मैटर को बोलते हैं कि उसने हरकत कैसे करनी है, किस तरह से उसने भागना है रास्ते पे, और मैटर ये स्पेस टाइम को बोलता है कि उसने बेंड कैसे होना है। जितना मैटर होगा उतना स्पेस टाइम बेंड होगा। और ये बेंड सिर्फ यही नहीं होता कि एक चादर है, चादर के ऊपर ज़मीन अगर यूं चल रही है, आप समझेंगे इधर गड्ढा इधर गड्ढा इधर गड्ढा, नहीं। चूँकि स्पेस हर तरफ मौजूद है, तो ज़मीन के गिर्द की सारी फ़ज़ा जो है ना, वो चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्फीयर के अंदर डिस्टॉर्ट हो रही होगी। और उस 3 डायमेंशनल डिस्टॉर्ट फ़ज़ा के अंदर चांद भी कहीं घूम रहा होगा। तो इस तरह से ये टाइम एंड स्पेस एक दूसरे के साथ मिले हुए, गुंधे हुए नज़र आते हैं, जो कि न्यूटन की फ़िज़िक्स में ऐसा नहीं था। और हमारे यहाँ हमेशा से यही होता आया है कि जहन अटके रहते हैं और पहले की चीज़ को मुकद्दस करार दे दिया जाता है, और बाद में जो कोई बंदा अगर उसके ख़िलाफ़ ज़रा सी बात करता है तो उसको लाठियाँ लेके सब पड़ जाते हैं, जो कि साइंस में भी होता है, तोहमात की दुनिया में भी होता है। तो हमारे यहाँ भी हज़ारों सालों से जो तोहमात छाए हुए थे इन चीज़ों के गिर्द, कि कोई हिंदुओं में अगर हम बात करें या दीगर मज़ाहिब में बात करें, देवता एक दूसरे से नाराज़ हो गए। हमारे यहाँ भी इसी तरह से इन तोहमात में से बाज़ तोहमात हैं कि लोग सरोता लेकर ना, ख़वातीन कैंची लेके ना काम करें, और फ़लानी खातून ये ना करें, इस तरह से प्रेगनेंसी के ऊपर असर पड़ता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से निकलें। मैं अपनी ख़वातीन, अपनी माओ बहनों से कहूँगा कि थोड़ी साइंस आप भी देखें ज़रा। दुनिया ने जब इन तोहमात से थोड़ा थोड़ा झाड़ा, और इसमें कोई ये नहीं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हम कोई बात कर रहे हैं। ख़ुद कुरान करीम कहता है कि इन सितारों, सैयारों, इनकी गर्दिशों के ऊपर गौर करो। कहता है कि सूरज की रोशनी की कसम, और चाँद की जो सूरज से रोशनी की भीख मांग रहा है। और ये देखें आप कि कुरान करीम ने सूरज को सिराज कहकर मुखातिब किया है, सिराज जिसकी अपनी रोशनी हो, और चाँद के लिए कहा है कि वो जैसे सूरज के पीछे चाँद की भीख मांगने, रोशनी की भीख मांगने के लिए घूमता है। तो इतने साल पहले कुरान करीम इस तरह के साइंसी हक़ाइक़ कि चाँद की अपनी रोशनी नहीं है, सूरज की अपनी रोशनी है, चाँद सूरज से रोशनी लेता है, कितने खूबसूरत अंदाज़ में अल्लाह ताला हमें इन साइंसी हक़ाइक़ की तरफ लेके जाता है। और ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह ताला हमसे कहता है कि सख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मिन्हु, ज़मीन और आसमान और इस कायनात की पिनहाइयों में जो कुछ भी है इसे तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया गया है। तुम इसको तस्ख़ीर करो, इसको पढ़ो, इसको समझो, इसके गिर्द जो तोहमात है उनको झाड़ो, और फिर खुदा की इस कायनात की सन्नाई की, इस कारकर्दगी की दाद दो कि या अल्लाह, तूने इस कायनात का एक एक ज़र्रा बेसबब नहीं बनाया। और हाँ, ग्रेविटी अभी भी एक मुअम्मा ही है, क्योंकि ग्रेविटी के अंदर जब हम देखते हैं कि आइंस्टाइन के स्पेस टाइम फैब्रिक की डिस्टॉर्शन की तो बात होती है, लेकिन ये डिस्टॉर्शन
होती क्यों है, और इसमें फिर क्वांटम फिज़िक्स ने अपना एक कदम रखा। क्वांटम फिज़िक्स ग्रेविटी के हवाले से क्या कहती है वो इंशाल्लाह मैं अपनी किसी और वीडियो में बयान करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और कोई चीज़ इस हवाले से अगर आपको मज़ीद जाननी भी हो तो ये मेरी वीडियोस का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरीज़ के हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।